हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे RxJS के स्विच मैप ऑपरेटर का एक बहुत ही यूजफुल और एक्साइटिंग एग्जांपल। और ये एग्जांपल एक लाइव एग्जांपल है। मतलब इसमें आपको ये पता चलेगा कि स्विच मैप का अपनी वर्किंग एंगुलर ऐप में क्या यूज करें और कैसे यूज करें। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका एक क्विक डेमो दिखा देता हूँ कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम स्विच मैप को यूज करके सर्च फंक्शनैलिटी को बनाने वाले हैं। और हम जब भी अपनी एंगुलर ऐप में काम करते हैं तो ज्यादातर स्विच मैप का यूज सर्च फंक्शनैलिटी में किया जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सर्च फंक्शनैलिटी का ही एग्जांपल बनाया है स्विच मैप को यूज करके। अब दोस्तों, जैसा इसमें हम देखेंगे, हम कुछ सर्च करेंगे। जैसे मैं एंगुलर सर्च करता हूँ, मैं ANGU लिखता हूँ, तो सारे सर्च रिजल्ट एंगुलर से, मतलब ANGU से जितने भी सर्च रिजल्ट थे वो यहाँ पे अब शो हो रहे हैं। तो इनमें सब में ANGU ये कीवर्ड इन सब में है, तो इसलिए ये सारे रिजल्ट्स यहाँ शो हो रहे हैं। अब मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ RxJS, तो यहाँ पे अब सारे RxJS के रिजल्ट शो हो रहे हैं। और इसके साथ आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जहाँ लिखा है 3 रिजल्ट फाउंड, यहाँ पे हमारे पास 3 रिजल्ट शो हुए, तो इसलिए यहाँ पे 3 रिजल्ट फाउंड यहाँ पे आया है। और दोस्तों, इसमें डिबाउंस टाइम और डिस्टिंक्ट अंटिल चेंज का भी यूज है। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ RxJS, इसके बाद मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, और लेकिन फिर बाद में मेरे को ध्यान आया कि नहीं ये नहीं लिखना, तो मैं ये सब हटा लेता हूँ। तो वापस से मैं RxJS पे ही ले आया। तो हमारा स्ट्रिंग पहले भी RxJS था और अब भी RxJS है, तो दोबारा इसकी रिक्वेस्ट नहीं गई। अगर मैं इसके आगे S लगा देता हूँ तो रिक्वेस्ट जाएगी, क्योंकि अब स्ट्रिंग चेंज हो गया। अब मैं अगर S हटा के फिर S लगा दूं तो रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। तो ये था इसमें डिबाउंस टाइम और डिस्टिंक्ट अंटिल चेंज का यूज। तो दोस्तों, अब हम क्रिएट करके देखते हैं इस एग्जांपल को। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं UX ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम देखेंगे स्विच मैप का एक लाइव एग्जांपल, जिसमें हम स्विच मैप को यूज करेंगे सर्च फंक्शनैलिटी में। अब दोस्तों, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्विच मैप क्या होता है, इसके क्या फीचर हैं, उसको कैसे यूज करते हैं। अब दोस्तों, स्विच मैप और अदर फ्लैटनिंग ऑपरेटर में जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है? स्विच मैप का कैंसलिंग इफेक्ट, जिसका मैंने आपको डिटेल में इसकी प्रीवियस वीडियो में समझाया था। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी और अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। बाकी इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, कैंसलिंग इफेक्ट होता है। मतलब हम जब भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो सिर्फ लेटेस्ट वाली रिक्वेस्ट के साथ ही काम करता है, और जो प्रीवियस जो रिक्वेस्ट होती हैं वो सारी कैंसिल करता हुआ चलता है, क्योंकि प्रीवियस रिक्वेस्ट का हमारी ऐप के लिए कोई यूज नहीं है, तो वो उन सबको कैंसिल कर देता है। तो जिससे हमारी ऐप ज्यादा हैवी नहीं होती, हमारी ऐप पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, वो इफेक्टिव रहती है। तो दोस्तों, अब हम अपनी ऐप में चलते हैं और क्रिएट करते हैं इस एग्जाम्पल को। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। दोस्तों, हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है स्विच मैप। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी UI को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट दिखा देता हूँ, सर्च UX ट्रेंड वीडियो, और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड दिखा देता हूँ जिसमें हम सर्च करेंगे। तो हम चलते हैं अपने HTML में। अब यहाँ पे मैं एक H5 ले लेता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ सर्च UX ट्रेंड वीडियो। उसके बाद यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, इसमें हम इनपुट फील्ड रखेंगे। यहाँ मैं ले लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, और ये सब हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ क्लास लगा देता हूँ फॉर्म कंट्रोल, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। एक बार हम चल के चेक करते हैं कैसा लग रहा है। तो अब ये ऐसा दिख रहा है हमें। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ। तो उसकी एक क्लास है फॉर्म कंट्रोल LG, यानी कि लार्ज। इसको मैं कॉपी करता हूँ, उसके बाद पेस्ट करके यहाँ पे LG लगा देता हूँ। अब इन दोनों के बीच में मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, तो इसमें लगा देता हूँ मार्जिन टॉप 3, यानी कि MT3, क्लास MT3। तो वैसे आ गया, अब ये ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम जब भी यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो उसके रिजल्ट हमें यहाँ नीचे शो होने चाहिए। तो हम उसका भी HTML क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके नीचे मैं एक लाइन दे देता हूँ, तो ये लाइन हमें ऐसे शो हो रही है। अब हम इस लाइन के नीचे अपने रिजल्ट शो कराएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक डिव बना लेता हूँ जिसकी क्लास रखता हूँ रिजल्ट्स, क्योंकि सर्च रिजल्ट आएंगे वहाँ पे। अब इसमें क्या करता हूँ, एक हेडिंग लेता हूँ, H5 ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सर्च रिजल्ट। तो ये हमें ऐसे दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके राइट में यहाँ पे हमें एक चीज और भी शो करानी थी कि कितने रिजल्ट आए। जैसे हमें 5 रिजल्ट शो हुए तो 5 रिजल्ट। अब जैसे हमें 5 रिजल्ट शो हुए तो यहाँ लिखा 5 रिजल्ट फाउंड। तो हम क्या करते हैं, इसको एक डिव में ले लेते हैं और इस डिव की क्लास लगा देते हैं फ्लैक्स, यानी कि D फ्लैक्स, यानी कि डिस्प्ले फ्लैक्स।
अब डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे तो हम इसके राइट में भी कुछ लिख सकते हैं जो कि हमें यहाँ लिखना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि स्पेन ले लेते हैं, इसमें लिख देते हैं कि जैसे 5 रिजल्ट्स फाउंड। तो ये अब यहाँ शो हो रहा है। हमें क्या करना है, इसको राइट में शो कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्लास लगाते हैं, इसका मार्जिन लेफ्ट ऑटो करना है। तो क्लास लगाएंगे ML ऑटो। तो ये अब राइट में दिख रहा है। अब इसका कलर भी थोड़ा हम लाइट कर लेते हैं। तो जिसकी क्लास है टेक्स्ट म्यूटेड, तो इसके साथ हम स्पेस दे के लिखते हैं टेक्स्ट म्यूटेड। तो अब ये ठीक लग रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टेबल चाहिए। हम चलते हैं बूटस्ट्रैप की साइट पे और वहाँ से टेबल उठा लेते हैं। यहाँ लिखते हैं टेबल। तो हम ये वाली ही टेबल उठा लेते हैं और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब चल के एक बार चेक करते हैं कैसी लग रही है। तो दोस्तों ये हमें इस टाइप से शो हो रही है। अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला कॉलम तो ठीक है, यहाँ पे नंबर आ रहे हैं। अब दूसरे कॉलम में हमें चाहिए थंबनेल, तो हम यहाँ लिख लेते हैं थंबनेल। और तीसरे कॉलम में हमें चाहिए टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, तो हम वो भी लिख लेते हैं। अब हमें ये चौथा कॉलम नहीं चाहिए, तो हम इसको हटा लेते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही रिजल्ट शो हो रहा है ये। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ भी डेटा शो करा लेते हैं जैसा हमें चाहिए। तो दोस्तों मैंने एक API बनाई है, यहाँ पे हमारा सारा डेटा है जो हम यहाँ पे शो करेंगे। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, स्टैटिकली एक आइटम दिखा लेता हूँ, उसके बाद हम बाद में डायनेमिक कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल हमें यहाँ पे इमेज चाहिए। तो इमेज का थंबनेल का ये URL मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ सेकंड TD में दिखा देता हूँ। इसको हटाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ एक IMG और SRC में पेस्ट कर देता हूँ। चेक करते हैं तो ये थंबनेल बहुत बड़ी आ रही है। मैं इसकी विड्थ सेट कर लेता हूँ, इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ 120। तो अभी ऐसे दिखेगी। अब यहाँ पे ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी शो करा लेते हैं। तो मैं पहले वाला एक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टैग लेता हूँ, इसमें टाइटल शो करा देता हूँ और एक P टैग लेता हूँ, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन शो करा देता हूँ। अब हम चल के एक बार चेक करते हैं। तो अभी हमें ऐसा शो हो रहा है। अब हम करते हैं यहाँ पे स्विच मैप ऑपरेटर को यूज। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें इस टेक्स्ट फील्ड का डेटा गेट करना है। और वो डेटा हमें कैसा चाहिए, हमें स्ट्रीम में चाहिए वो डेटा। अब जैसे हमने पहले भी कई बार डेटा स्ट्रीम में लाने के लिए यूज किया है फ्रॉम इवेंट ऑपरेटर के थ्रू, जो कि हमने यहाँ भी किया था डिबाउंस टाइम और डिस्टिंक्ट अंटिल चेंज में। तो फ्रॉम इवेंट तो हमें पता ही है कि हम वो कैसे यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक फॉर्म बनाते हैं और ये होगा फॉर्म। तो हम फॉर्म में जो वैल्यू चेंज ऑब्जर्वेबल होता है, हम उसको यूज करके इस डेटा को स्ट्रीम में गेट करेंगे। और फॉर्म में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फॉर्म अगर होगा तो आप इस पे वैलिडेशन वगैरह भी लगा सकते हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्म यूज कर रहा हूँ। तो अब क्या करते हैं, हम इस पूरे डिव को लेते हैं फॉर्म में और हम यहाँ पे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म ही यूज करेंगे। अब जैसे आपको याद होगा कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में हम फॉर्म में टेम्पलेट रेफरेंस यूज करके उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेते थे, तो हम यहाँ भी वही करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हैश सर्च फॉर्म और इसको किसके इक्वल टू कर देंगे, ng फॉर्म के। अब उसके बाद हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं और यहाँ पे हमें एक नेम प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी ताकि हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर पाएं। नेम में हम क्या लिख देते हैं, सर्च टर्म, क्योंकि इसमें हम जो भी टाइप करेंगे वो एक सर्च टर्म होगी हमारी। और यहाँ पे ऑटो कंप्लीट भी ऑफ कर देते हैं ताकि ये फालतू के सजेशन नहीं दिखाएगा हमें। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस सर्च फॉर्म को कॉपी करते हैं और चलते हैं इसकी TS फाइल में और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाते हैं और इसके आगे लगाते हैं @viewchild और यहाँ भी हम सर्च फॉर्म ही डाल देते हैं और इसका टाइप क्या होगा, ng फॉर्म। अब दोस्तों यहाँ पे ng फॉर्म ये ले नहीं रहा, तो मतलब हमें फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं ऐप मॉड्यूल फाइल में और यहाँ पे फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको कॉपी करते हैं, ऊपर इसको इंपोर्ट करते हैं। ये इसको मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ, यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ फ्रॉम @angular/forms। यहाँ पे हमें कोमा लगाना है। अब हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो अब ये यहाँ पे हमें इसकी सजेशन शो हो रही है, तो हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं तो ये इंपोर्ट हो गया। अब हमें इस फॉर्म का डेटा एक्सेस करना है। तो दोस्तों हम यहाँ क्या करते हैं, हम आफ्टर व्यू इनिट लाइफ साइकिल हुक इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और इसको हटा लेते हैं। हम ng ऑन इनिट की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ लिखते हैं ng आफ्टर व्यू इनिट, उसको कट करते हैं और इस पर पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे हम व्यू चाइल्ड वगैरह का कुछ डोम का एक्सेस करते हैं तो हम ng आफ्टर व्यू इनिट में हमें करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्म में हमने इसको लिया है, अब फॉर्म यहाँ सबमिट तो होगा नहीं, तो हमें क्या करना है, फॉर्म की वैल्यू को गेट करना है। जैसे जैसे हम टाइप करते जाएं तो वो हमें वैल्यू एक ऑब्जर्वेबल में मिलती जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक वैल्यू चेंजेस का ऑब्जर्वेबल होता है, तो हम उसको यूज करेंगे।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं फॉर्म वैल्यू, और ये क्या होगा, दिस डॉट, ये जो सर्च फॉर्म है डॉट वैल्यू चेंजेस, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अब वो हमारा डेटा इस फॉर्म वैल्यू में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्म वैल्यू डॉट सब्सक्राइब, और यहाँ पे वही RES, और हम कंसोल करा के देख लेते हैं पहले RES। तो मैं यहाँ कंसोल ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ जैसे एंगुलर, तो यहाँ कुछ आ नहीं रहा, तो कुछ प्रॉब्लम है, चल के देखते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने ng मॉडल नहीं लगाया, अब क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म यूज किया है। तो जैसा कि मैंने आपको टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म की वीडियो में बताया था कि हम जब कोई भी कंट्रोल यूज करते हैं, फॉर्म का कंट्रोल, उसको एज ए फॉर्म का कंट्रोल बनाने के लिए हम ng मॉडल यूज करते हैं। अगर हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ng मॉडल यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ng मॉडल। अब हम चेक करते हैं एक बार। अब मैं यहाँ कुछ भी लिख लेता हूँ ANUP। तो दोस्तों आपने देखा, अब हम जो भी यहाँ पे सर्च कर रहे हैं वो फॉर्म का डेटा हमें यहाँ पे एक ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम में मिल रहा है। यहाँ पे पूरा फॉर्म का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो पहले में क्या है, सर्च टर्म क्या है, यहाँ पे ये जो हमने इनपुट फील्ड में नेम दिया था सर्च टर्म, तो ये वो है। हम यहाँ कुछ और सर्च करेंगे RxJS, तो यहाँ पे ये सारा डेटा हमें स्ट्रीम में मिल रहा है। अब हमें यहाँ से क्या गेट करना है, हमें सिर्फ ये टेक्स्ट चाहिए, ये सर्च टर्म चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें मैपिंग वगैरह यूज करना पड़ेगा, डेटा को मैप करना पड़ेगा। तो हम इसको करते हैं। हम चलते हैं इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में। अब हम यहाँ पे हमें डेटा को अपने ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पाइप यूज करेंगे, डॉट पाइप, और पाइप में हम क्या करते हैं, मैप। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर RxJS ऑपरेटर से। अब यहाँ पे हमें मैप क्या करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं डेटा और इज इक्वल टू डेटा, और हमें क्या चाहिए, ये सर्च टर्म चाहिए, डॉट सर्च टर्म। अब हम चेक करते हैं तो हमें ये मिलने लगा यहाँ पे। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम डॉट नहीं लगाना चाहते तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख के इसको सिंगल कोट में रख सकते हैं, तो भी हमें मिल जाएगा। मैं यहाँ लिखूंगा RxJS, तो भी हमें मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हम और भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि हम यहाँ पे मैप ऑपरेटर यूज ना करें। तो मैप की जगह हम यहाँ पे प्लग ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हमने अपनी प्लग ऑपरेटर की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम किसी एक अगर प्रॉपर्टी को हमें प्लग करना है तो हम उसको प्लग कर सकते हैं प्लग ऑपरेटर के थ्रू। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, मैं यहाँ लिखता हूँ प्लग, क्योंकि हमें कुछ ऐसा हैवी मैपिंग करनी नहीं है तो हम सिर्फ प्लग यूज कर लेते हैं। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो ये इम्पोर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल ये सर्च टर्म में यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब हम एक बार चेक करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ RxJS, तो भी रिजल्ट सेम ही है। तो ठीक है, हम यहाँ पे प्लग यूज कर सकते हैं और चाहे तो हम मैप भी यूज कर सकते हैं। आपको जो यूज करना हो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा इसमें हम क्या यूज करेंगे, डिबाउंस टाइम और डिस्टिंक्ट अंटिल चेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें ये डेटा हम जब भी टाइप करें तो मिलता जा रहा है, तो हम अगर इतना टाइप करेंगे तो इतनी सारी रिक्वेस्ट चली जाएंगी, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डिबाउंस टाइम और डिस्टिंक्ट अंटिल चेंज। तो मैं यहाँ पे कोमा दे देता हूँ और लिख देता हूँ डिबाउंस टाइम। मैं क्लिक कर लेता हूँ तो इम्पोर्ट हो जाएगा, और यहाँ 500 दे देते हैं और उसके बाद कोमा दे के डिस्टिंक्ट अंटिल चेंज, इस पर भी क्लिक कर लेते हैं तो ये भी इम्पोर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों ऊपर इम्पोर्ट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ एंगुलर, तो एंगुलर सारा एक साथ ही आया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ, एंगुलर का R हटा के फिर लगा देता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट नहीं गई। अगर R दोबारा लगा देता हूँ तो एक रिक्वेस्ट चली गई। तो अब हमारे ये दो ऑपरेटर भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने अपनी सर्च टर्म को गेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस सर्च टर्म के अकॉर्डिंग अपना डेटा चाहिए, और कहाँ से चाहिए, सर्वर से। अब जैसे ये हमारी API है, इसमें डेटा आ रहा है और हमें इससे डेटा अपनी क्वेरी के बेस पे हमें यहाँ पे शो करना है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं एक सर्विस। ये काम हम सारा सर्विस में करेंगे, यहाँ करने से अच्छा। तो हमारी ये सर्विस क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसमें करेंगे वो काम जो API से डेटा गेट करने वाला काम है। तो हमें डेटा गेट कहाँ से करना है, इस URL से। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ URL, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं गेट सर्चेज, क्योंकि जो भी हम सर्च करेंगे वो सारे सर्चेज इसमें आएंगे, तो हम गेट सर्चेज नाम रख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमें गेट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, this.http। तो इसके लिए पहले हम HTTP को यहाँ पे इंजेक्ट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं प्राइवेट HTTP और : HTTP क्लाइंट। अब हम यहाँ क्या करते हैं,
दिस डॉट http डॉट गेट मेथड हम यूज करेंगे और यहाँ पे दिस डॉट URL और हमें इसको रिटर्न करना है, तभी हम इसको एक्सेस कर पाएंगे वहाँ पे। और दोस्तों ये जो हमारा मेथड है ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक ऑब्जर्वेबल। तो इस मेथड का टाइप हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं ऑब्जर्वेबल, और यहाँ पे टाइप इसका क्या देते हैं, एनी दे देते हैं। या फिर हम एक काम करते हैं, इसका एक टाइप बना ही लेते हैं, तो जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो डेटा हमें मिलेगा वो किस टाइप का होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे आईडी होगी, टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, थंबनेल वगैरह जो भी होगा। तो हम एक इंटरफेस उसका बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ऐप के फोल्डर में एक फोल्डर बनाता हूँ ऐप इंटरफेस, और यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ search.interface.ts, और यहाँ क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट इंटरफेस, और नाम देता हूँ सर्च। इसमें हमें क्या मिलेगा, आईडी मिलेगी, और आईडी का टाइप क्या होगा, नंबर, और थंब मिलेगा जो थंबनेल इमेज होगी उसका टाइप होगा स्ट्रिंग, टाइटल मिलेगा ये भी स्ट्रिंग होगा, और क्या मिलेगा हम यहाँ चल के देखते हैं, डिस्क्रिप्शन ये भी स्ट्रिंग होगा। एक्चुअली आईडी हमें नहीं मिलेगी तो हम आईडी हटा लेते हैं। तो हमारा ये कस्टम टाइप बन गया। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे एनी की जगह मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से ऐप इंटरफेस सर्च इंटरफेस से। अब यहाँ पे जो एरर आ रही है ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमें यहाँ ये टाइप यहाँ भी डिफाइन करना पड़ेगा। जो डेटा हमें मिलेगा वो इस टाइप का होगा, तो यहाँ भी वो टाइप हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये एरर अब यहाँ से चली गई। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देखते हैं कि हमें डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो हम चलते हैं अपनी TS फाइल में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सर्च सर्विस को इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो हम करते हैं प्राइवेट अंडरस्कोर सर्च सर्विस लिख लेते हैं, और इसको कहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, सर्च सर्विस। यहाँ क्लिक कर लेता हूँ तो ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट सर्च सर्विस डॉट गेट सर्चिस का मेथड था डॉट सब्सक्राइब, और यहाँ पे वही RES लिखते हैं, कंसोल लॉग करते हैं RES। अब हम चल के एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों ये डेटा हमें यहाँ पे मिल गया। मैं एक बार दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे कंपोनेंट लोड होगा वो डेटा हमें यहाँ पे मिल गया सर्चेस का। अब ये सारे डेटा हमारे पास आ गए पूरे 20 के 20, पर हमें पूरे 20 नहीं चाहिए, हमें ये वो चाहिए जो हम सर्च करें। जैसे RxJS सर्च करें तो RxJS के 3-4 जितने भी रिजल्ट हैं सिर्फ वो आए, और जो भी हम सर्च करें उससे रिलेटेड ही यहाँ पे डेटा आए। तो हमें यहाँ पे डेटा सर्च क्वेरी के बेस पे चाहिए। अब जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि आप अगर API को यूज़ करते हो तो उसमें हम अगर कोई क्वेरी करते हैं तो क्वेरी के बेस पे डेटा कैसे मिलता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर उसके बाद Q लिखते हैं, और Q के बाद हम लिखते हैं जैसे RxJS। मैं एंटर करता हूँ तो अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ 3 डेटा मिले। मैं यहाँ पे एंगुलर लिखूँगा या इंट्रो लिखता हूँ, तो इंट्रो से हमें एक ही मिला RxJS इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का डेटा। तो हम इस टाइप से क्वेरी करते हैं, तो हमें इसी टाइप से कुछ यूज़ करना पड़ेगा अगर हमें यहाँ पे सर्च रिजल्ट शो करने हैं। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं सर्च की सर्विस में और उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे दिस डॉट URL, इसके बाद हम लिखेंगे प्लस, और हमें क्या चाहिए, हम ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो हमें ये चाहिए, तो हम एक बार इसको डालते हैं सिंगल कोट में। अब एक बार चल के चेक करते हैं क्या आता है। तो दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पे एक ही डेटा आया, और वो कौन सा आया, जो हमने यहाँ पे इंट्रो लिख रखा था। हम यहाँ पे RxJS लिख देते हैं। अब चेक करते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 डेटा आए, RxJS से रिलेटेड जो भी हमारे पास सर्च थे वो रिजल्ट हमें यहाँ शो हो गए। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा डायनेमिक टाइप से करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ से RxJS हटा लेता हूँ। हमें ये चीज़ चाहिए होगी आर्ग्यूमेंट से, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए होगा कि आर्ग्यूमेंट से हम वहाँ से जो भी भेजें वो हमें यहाँ एज ए क्वेरी शो हो जाए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, RxJS की जगह लिख देते हैं सर्च टर्म, क्योंकि वहाँ से सर्च टर्म इसी में आएगी, और ये सर्च टर्म हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस करके पेस्ट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं एंगुलर। अब एक बार चेक करते हैं, तो अब ये 12 रिजल्ट शो हुए और ये सारे एंगुलर के हैं। हम यहाँ लिखते हैं RxJS, तो यहाँ पे हमें 3 रिजल्ट शो हुए। तो ये काम तो हमारा हो गया। अब हमें हमारा डेटा मिल रहा है जैसा हमें चाहिए, जैसा हम यहाँ से इनपुट भेजेंगे वैसा हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है इसके साथ कि हम वैल्यू यहाँ से भेजेंगे।
तो दोस्तों अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे स्विच मैप ऑपरेटर। अब स्विच मैप क्यों करेंगे, क्योंकि मान लो मैंने एंगुलर लिखा और लिखने के बाद एंगुलर का डेटा काफी ज्यादा था तो वो आया नहीं, तब तक मेरा माइंड चेंज हो गया, मैंने RxJS लिख दिया। तो एंगुलर की जो रिक्वेस्ट पहले गई थी हमें वो भी कैंसिल करनी है और हमें अब कौन सा डेटा चाहिए, RxJS के रिजल्ट चाहिए। तो पिछली वाली रिक्वेस्ट क्या होनी चाहिए, कैंसिल होनी चाहिए, ताकि हमारी वो ऐप पे कोस्ट ना करे परफॉर्मेंस पे। तो इसलिए हम यहाँ पे स्विच मैप को यूज करेंगे। एक काम करता हूँ, मैं स्विच मैप की जगह पहले मर्ज मैप को यूज करके आपको दिखाता हूँ क्या होगा, फिर आप खुद देखना। हम यहाँ पे यूज करते हैं मर्ज, या फिर मर्ज मैप की जगह हम कॉनकैट मैप को यूज करते हैं, ज्यादा हमें समझ में आएगा। क्योंकि कॉनकैट मैप क्या करता है, लाइन बाय लाइन वो काम करता रहता है जो हम उसको देते हैं। तो हम यहाँ यूज करते हैं कॉनकैट मैप। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे RES, और इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, दिस डॉट सर्च सर्विस डॉट गेट सर्चेस, और इसके आर्ग्यूमेंट में हम किए RES पास कर देंगे। तो हम यहाँ RES की जगह डेटा लिख देते हैं, क्योंकि हर जगह हम RES ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑपरेटर में डेटा लिख लेते हैं। तो अब हम एक बार चेक करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ एंगुलर, तो यहाँ एंगुलर के 12 रिजल्ट आ गए, और यहाँ मैं लिखता हूँ RxJS, इसके 3 आ गए। यहाँ लिखता हूँ इंट्रो, तो इसका 1 है। तो अब हमें यहाँ पे अपने रिजल्ट मिल रहे हैं। अब इसके अगर हम नेटवर्क टैब में जाके देखेंगे, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ धीरे धीरे लिखता हूँ कि एंगुलर लिखता हूँ ANGULAR। तो यहाँ पे 2 रिक्वेस्ट गई हैं। अगर हम यहाँ पे स्विच मैप करते तो क्या होता, ये पुरानी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता। तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्विच मैप, मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब हम चेक करते हैं एक बार। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं A लिखता हूँ। A से क्या होगा, सब में A जरूर होता है टेक्स्ट, तो A से सारे रिजल्ट ढूंढेगा। और उसके बाद मैं जल्दी से लिख दूंगा NGULAR, तो क्या होगा, ये पुरानी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देगा। अब मैं लिखता हूँ A, फिर उसके बाद N। तो इस केस में आपने देखा क्या हुआ, ये जो पहले रिक्वेस्ट गई थी ये हो चुकी है यहाँ पे कैंसल। आप अगर इसका स्टेटस देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, कैंसल। अभी हमारा यहाँ डेटा कम है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा फास्ट करना पड़ा ये सब, क्योंकि ताकि मैं आपको कैंसिलिंग इफेक्ट दिखा सकूं। तो क्या हुआ, जब तक पुरानी रिक्वेस्ट से पूरा डेटा आया नहीं था तो हमने दूसरी रिक्वेस्ट भेज दी, तो पहले वाली ये कैंसिल हो गई। अब ऐसे ही मैं लिखता हूँ RX, तो पुरानी वाली कैंसिल हो गई और नई वाली आ गई। तो अब हमारा ये लॉजिक तो काम करने लग गया है। अब हम करते हैं इसको अपने फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाते हैं सर्च रिजल्ट्स, और इसका टाइप क्या होगा, सर्च। ये जो हमने कस्टम टाइप बनाया था ये ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, और इसका टाइप हम इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हमें पता लग सके कि इसमें क्या क्या होगा। इसमें थंबनेल होगा, टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमने सब्सक्राइब कर रखा है यहाँ पे हम करते हैं दिस डॉट सर्च रिजल्ट्स इज इक्वल टू RES। और अब हम क्या करते हैं, सर्च रिजल्ट को कॉपी करते हैं, चलते हैं इसके HTML में, और HTML में हमें क्या करना है, हमें ये वाली जो रो है ये रिपीट करनी है, और यहाँ पे हम रिपीट क्या करेंगे, ये वाला डेटा जो हमें मिलेगा। तो पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, ये हमने ng on init में ये टेस्टिंग के लिए हम चेक कर रहे थे तो ये हटा देते हैं। ये जो डेटा है हमें यहाँ पे इस TR में मिलेगा, तो हम इस TR को रिपीट करेंगे ng4 से। हम यहाँ लिखेंगे स्टार ng4 और लेट आइटम ऑफ सर्च रिजल्ट्स। अब हमें यहाँ क्या करना है, 1 2 3 ये इंडेक्स वगैरह दिखाने हैं कि कितने आइटम हमारे पास आ गए हैं। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, इंडेक्स डिफाइन कर लेते हैं, इंडेक्स एज I। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 1 की जगह I दिखा लेते हैं। तो अब ये डायनेमिक आएगा नंबर, और उसके बाद हम यहाँ पे ये जो URL है, अब ये ऐसे स्टैटिक नहीं देंगे, हम इसको भी डायनेमिक रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या दिया है यहाँ पे आइटम, तो आइटम डॉट क्या हमें मिलेगा, थंब। मैं इसको कॉपी करके डॉट थंब यहाँ लिख लेता हूँ, और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ, और दूसरा यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ क्या मिलेगा, टाइटल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइटल, और यहाँ मिलेगा डिस्क्रिप्शन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। इसको सेव करते हैं हम। अब हम एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा क्या हुआ, सारे रिजल्ट यहाँ पे शुरू में ही शो हो गए। और दूसरा इसमें यहाँ पे ये इंडेक्स जो है यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट ये क्या होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए, ये 2 ये 3। तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, I+1 कर लेते हैं, तो यानी कि अब 1 से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो गया, पर ये सारा रिजल्ट हमें बिना मांगे ही दे रहा है, तो हमें इसको ठीक करना है। अब हमें क्या करना है, हम जब तक सर्च नहीं करेंगे तब तक ये हमें दिखाई नहीं देगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम फिल्टर भी यूज़ कर लेते हैं, फिल्टर ऑपरेटर।
और फिल्टर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वही डेटा को आगे जाने देंगे जो फिल्टर होके आएगा। और फिल्टर हमें क्या करना है, जो ये फॉर्म है सर्च फॉर्म, ये वैलिड हो। और ये वैलिड कब होगा, जब इसमें कोई टच करके इस पे कुछ टाइप कर देगा तभी वैलिड होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिल्टर हम जैसे करते हैं RES और इस टाइप से करते हैं, पर यहाँ पे हमें RES कुछ नहीं देना क्योंकि हमें कोई डेटा आगे भेजना नहीं है। हम ब्लैंक ये कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं दिस डॉट सर्च फॉर्म डॉट वैलिड, मतलब जब ये वैलिड हो तभी डेटा आगे जाए। अब हम चेक करते हैं एक बार। तो दोस्तों आपने देखा अब यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं गई, और वो रिक्वेस्ट कब जाएगी, जब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि अभी तक ये इनवैलिड है। जब ये वैलिड होगा तभी डेटा आगे जाएगा, रिक्वेस्ट आगे जाएगी और हमें डेटा मिलेगा, और वही मिलेगा जो हमें चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ RxJS, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, सिर्फ RxJS वाला डेटा मिला। मैं लिखता हूँ एंगुलर, तो अब हमें यहाँ पे एंगुलर का डेटा मिला। तो ये हमारा काम ठीक हो गया यहाँ पे। अब इसमें हमारा और क्या काम बचा, हमें एक ये चीज़ भी डायनेमिक करनी है कि जितने रिजल्ट हमें यहाँ शो हो उसका काउंट हमें यहाँ दिखे। तो हमें ये करना है, तो हम इसको भी करते हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक और प्रॉपर्टी बना लेते हैं, सर्च रिजल्ट, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ काउंट। और सर्च रिजल्ट काउंट में हमें क्या चाहिए, हमें ये सारे काउंट चाहिए, हमें ये सारे काउंट चाहिए। जैसे RxJS में जितना डेटा आया हमारे पास ये 3, हमें ये जो डेटा है इसके काउंट चाहिए। तो ये डेटा क्या है, RES। अब ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन के आया है। ऑब्जेक्ट में कितनी की है, ऑब्जेक्ट में एक की है 0 और उसकी वैल्यू है ये, दूसरी की है 1 और उसकी वैल्यू है ये, तीसरी की है ये, इसकी वैल्यू है ये। तो हम अगर की के काउंट गेट कर लें तो हमारा काम बन सकता है। हम क्या करते हैं, कंसोल लॉग करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टैटिकली काउंट, और यहाँ क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज गेट करनी है। और किसकी गेट करनी है, RES की। एक बार हम चेक करते हैं, मैं लिखता हूँ RxJS, तो यहाँ पे काउंट में हमने गेट करी थी, ये हमने लिखा था काउंट, तो ये कीज आ गई इसकी सारी 0 1 2। हमें क्या करना है, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ लेंथ जाननी है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डॉट लेंथ। अब चेक करते हैं एक बार, तो मैं लिखता हूँ RxJS, तो यहाँ लेंथ क्या आई 3, तो हमें यही चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हमने ये जो बनाया है सर्च रिजल्ट काउंट, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसके आगे दिस लगा लेते हैं और इसको इक्वल टू कर देते हैं किसके, इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब इस सर्च रिजल्ट काउंट को हम क्या करते हैं, अपने HTML में यहाँ शो करा लेते हैं। यहाँ हमने लिखा था ना 5 रिजल्ट फाउंड, यहाँ इसको 5 को ऐसे स्टैटिक नहीं बल्कि इंटरपोलेशन के थ्रू सर्च रिजल्ट काउंट यहाँ पे शो कराएंगे। अब सेव करके चेक करते हैं। अब यहाँ हम क्या करते हैं RxJS, तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे 3 रिजल्ट फाउंड आ रहा है। यहाँ मैं कर देता हूँ एंगुलर, तो इसके 12 रिजल्ट शो हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 12 के 12 मिल रहे हैं। तो अब हमारा ये काम भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अभी यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो ये जो दिख रहा है ये सही नहीं लग रहा। तो हम क्या करते हैं, इसको ngIf के थ्रू हाइड कर देते हैं। तो ये जो सर्च रिजल्ट है मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये रिजल्ट वाले डिव पे *ngIf यूज़ करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मतलब अगर सर्च रिजल्ट में कुछ होगा तभी ये शो होगा, तो वो गायब हो गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ RxJS, तो अब वो शो हुआ है, तो अब ये ठीक लग रहा है देखने में। तो दोस्तों हम ये एग्जाम्पल को क्रिएट कर चुके हैं, अब हमारा ये एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है जैसा हमें चाहिए था। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप UX ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे RxJS का एग्जॉस्ट मैप ऑपरेटर। कीप वॉचिंग UX ट्रेंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।